Hello friends, this is our channel Agri Step Up and today we are here with the set of 10 questions asked in IBPS AFO 2021. So, our first question is pungency in onion is due to which compound? Allyl propyl disulfide, diallyl disulfide, isothiocyanate, memordicosite, anthocyanin. So, the answer is allyl propyl disulfide. So, allyl propyl disulfide is present in garlic and onion and volatile in nature. So, strong odor you feel after cutting of onion, it is due to allyl propyl disulfide. जो कट अनियन को कट करने के बाद जो आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फील करते हैं वो अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण ही। तो डाई अलाइल डाइसल्फाइड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन cruciferous vegetables such as broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels sprouts, mustard, radish, and it has anti-cancerous property. And isothiocyanate. Isothiocyanate is responsible for pungency in rapeseed and mustard. Okay. And memordicosite. Memordicosite is responsible for bitterness in bitter gourd. जो करेला में आप कड़वापन जो फील करते हैं खाने पर जो आपको कड़वापन लगता है वो मेमोरडाइकोसाइट के कारण ही। एंड लास्टली एंथोसायनिन, इट इज़ प्रेजेंट इन रेड पर्पल और रेड ब्लू कलर्ड फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, ग्रेन्स etc. Okay. Second question is what is the premium rate for all the rabi crops as per PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रीमियम रेट पूछ रहा है रबी क्रॉप्स के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये योजना जो है 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था और इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी वजह से जैसे आंधी, तेज़ बारिश के कारण जो है फसल को नुकसान हो जाता है तो इस योजना के तहत किसान को हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता दी जाती है, हेल्प किया जाता है फार्मर्स का। ठीक है, तो इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो फिक्स किया गया है। तो खरीफ सीज़न के लिए प्रीमियम रेट है 2%, जिसमें कि फूड, ऑयल सीड क्रॉप्स, सीरियल्स, मिलेट्स ये सब आते हैं। और रबी क्रॉप्स के लिए जो है फिक्स किया गया है प्रीमियम रेट 1.5%। और जो खरीफ एंड रबी में जो एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसके लिए प्रीमियम रेट 5% फिक्स किया गया है। मीन्स जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस टाइप जो हुआ ये इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी दैट कवर्स एग्रीकल्चर प्रोसीजर्स अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, रबी क्रॉप्स के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 1.5%। Our third question is effluent treatment of pond required for। effluent treatment जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है पॉन्ड का वो किसके लिए। तो इसका ऑप्शन है रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंटेंट एंड रिमूव पैथोजेंस फ्रॉम पॉन्ड, इंक्रीज द ऑर्गेनिक कंटेंट एंड ऐड पैथोजेंस फ्रॉम द पॉन्ड, रिड्यूस ऑक्सीजन इन पॉन्ड and increase CO2 carbon dioxide in pond, none of these. Okay, so effluent treatment is used for reducing organic content and remove pathogens from pond. Okay, so first A जो है इसका आंसर है। so it is required because जैसे कि ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंटेंट होगा तो पॉन्ड जो है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सही नहीं है उसका, फिश और या जो दूसरा एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा तो उससे यूट्रोफिकेशन और ऑक्सीजन डिप्लीशन ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन विच ऑर्डर। इंसेक्टा का जो ऑर्डर दिया गया है ऑप्शन में हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा। इसका आंसर है मतलब क्या होगा जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो इसका आंसर तो हेमिप्टेरा है।
तो सबसे पहले हेमिप्टेरा में कौन कौन से आते हैं इंसेक्ट्स? बेडबग्स और एफिड्स। कोलेप्टेरा में बिटल्स एंड वेविल्स आते हैं। एसोप्टेरा में टर्माइट्स। लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई एंड मॉथ। एंड ऑर्थोप्टेरा में ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स, कॉकरोच, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तो हमें इंसेक्ट का जो डिफरेंट माउथ पार्ट्स होता है वो पता होना चाहिए। तो लेट्स सी द डिफरेंट माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट. So first is chewing mouth parts, which is simplest type of mouth parts, and this type of mouth part is present in silverfish, grasshopper, cockroaches, beetles, dragonflies, bird lice, caterpillars, etc. Okay, and the second part is chewing and lapping type, which is present in worker bee, worker honey bee. And third type is piercing and sucking mouth parts, which is present in bugs, aphids, mosquitoes. Okay, and fourth type is rasping sucking mouth parts, which is present in thrips. And fifth is sponging or lapping mouth parts, which is present in houseflies, fruit flies. Okay, and lastly siphoning mouth parts, मीन्स जो साइफोन ट्यूब की तरह जो होता है उसका माउथ पार्ट्स, वो बटरफ्लाई एंड मोथ में होता है. ठीक है, मॉथ एंड बटरफ्लाइज में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपेरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड इन वन और मोर कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट इज नोन एज. तो हेट्रोसिस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टॉप क्रॉस, नन ऑफ दिस. तो सुपेरियरिटी जो है F1 हाइब्रिड का पेरेंट के ऊपर सुपेरियरिटी, उसको F1 की सुपेरियरिटी, तो इसे क्या कहते हैं? तो हेट्रोसिस है इसका आंसर. मीन्स जो F1 हाइब्रिड मिलता है वह जो है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर, जैसे यील्ड हो गया, कलर, साइज, या फिर कोई भी कैरेक्टर जो दोनों पेरेंट है उनसे सुपीरियर होगा. F1 हाइब्रिड जो होगा वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर होगा, तो इसे ही हेट्रोसिस कहा जाता है. अब देखिए कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या है. ठीक है, तो ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट इज नोन एज बैक क्रॉस. मीन्स जो F1 जनरेशन मिला उसका क्रॉस हम करवाते हैं दोनों में से कोई भी पेरेंट से. ठीक है, तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस. तो लेकिन जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर को बोला जा रहा है टेस्ट क्रॉस. ठीक है, मतलब ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस. ठीक है, तो बैक, लेकिन टेस्ट क्रॉस उसको बोल रहे हैं जब F1 को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब ये रिसेसिव पेरेंट है TT, इसको हम F1 हाइब्रिड से क्रॉस करवा रहे हैं तो ये टेस्ट क्रॉस है. ओके, ये टेस्ट क्रॉस है. लेकिन और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि F1 का क्रॉस जो है डोमिनेंट पेरेंट से कर रहे हैं, तो इसको बैक क्रॉस कर रहे हैं. तो बैक क्रॉस इसे भी कहते हैं, बैक क्रॉस इसे भी कहते हैं. ठीक है, दोनों है बैक क्रॉस, लेकिन इसमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? ये है. मतलब रिसेसिव पेरेंट से जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं. जैसे कि यहाँ मुझे एक अननोन ऑर्गेनिज्म का पता करना है कि उसका जीनोटाइप क्या है, तो हम टेस्ट क्रॉस से पता कर सकते हैं कि उसका कौन सा जीनोटाइप है. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कोई ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करना है, उसका हम जो है उसका रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं. तो अगर हम इधर रिसेसिव पेरेंट को लिए हैं और इधर जो है अननोन जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप किसका लेते हैं? जो डोमिनेंट फिनोटाइप का होता है. ठीक है, जैसे टॉल है, उसमें से कौन कौन सा आ गया? TT और TT. तो मतलब दोनों का फिनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप है, दोनों को यहाँ पे किसी को हम ले रहे हैं. मतलब मुझे ये पता नहीं कि ये दोनों में से कौन सा है. ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप तो हम पता करना है मुझे. तो यहाँ जब दोनों को क्रॉस करवाया जाता है यहाँ पर, तो इसी से पता चलता है कि ये जो रिज़ल्ट उससे जब निकलता है तब पता चलता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICMR रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल इन ग्राम्स. 300 ग्राम्स, 400 ग्राम, 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स एंड 100 ग्राम. ओके,
तो आईसीएमआर का रिकमेंडेशन वेजिटेबल के लिए क्या है? तो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वो जो है रिकमेंड करता है कि कितना जो है लेना चाहिए डेली, जो है जैसे हम जो खाना खा रहे हैं बैलेंस डाइट के लिए कितना ज़रूरी है खाना, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है एक प्लेट में डिसाइड किया जाता है। मतलब पर डे कितना कैलोरी के लिए मुझे रिक्वायर है, बैलेंस डाइट के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसके अनुसार ये वेजिटेबल्स के लिए पूछ रहा है कि आईसीएमआर का क्या रिकमेंडेशन है। तो इसका आंसर है 300 ग्राम्स। ओके, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर है कि 300 ग्राम्स वेजिटेबल बोल रहा है एवरी डे, ठीक है, फॉर बैलेंस डाइट। मतलब जो आप खाना ले रहे हैं उसके साथ अलॉन्ग विथ ये जो है 300 ग्राम्स वेजिटेबल्स होना चाहिए। उसमें भी 125 ग्राम जो है लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स एंड 100 ग्राम जो है रूट्स एंड ट्यूबर वेजिटेबल होना चाहिए, जैसे आलू ये सब हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, क्ले, सिल्ट, सैंड, ये तीन ही ऑप्शन है इसमें। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर आपको बताना है। तो आंसर है इसका क्ले। मतलब क्ले का जो है सबसे ज़्यादा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फिर सिल्ट, फिर सैंड। मीन्स सैंड हैज़ लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिकॉज दे हैव कोर्स पार्टिकल that have a huge gap, okay, between the particles. Thus, water easily escape and cannot retain within sand. Okay. And eighth question is process which soften the seed coat to water and gas. सीड कोट को जो सॉफ्ट करता है, मतलब कि वाटर और गैस के लिए परमिएबल बना रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वैक्सीनेशन, वैक्यूलाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम सारे टर्म को समझेंगे कि स्कैरिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो दोनों जो है पहले देखेंगे, जो स्ट्रेटिफिकेशन है और स्कैरिफिकेशन है, ये दोनों जो है वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का मैकेनिज़्म है, ठीक है। मतलब कि जर्मिनेशन जो है इजीली हो सके उसके लिए ये दोनों प्रोसेस है। तो दोनों को समझते हैं। तो जैसे स्कैरिफिकेशन है, ठीक है, तो जर्मिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब जर्मिनेशन को इनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं कि स्कैरिफिकेशन किया जाता है। तो सीड कोट को जो है हम मैकेनिकली, थर्मली, केमिकली जो है वीक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड का यूज़ कर सकते हैं, सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं, रब करके जो हम उसके सीड कोट को हम वीक करेंगे या फिर पतला करेंगे, है ना, जिससे कि वाटर और जो है एयर इजीली जा सके उसके अंदर और फिर जर्मिनेशन आसानी से हो सके, ठीक है। नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कट करके, ठीक है। मतलब ऐसे कट करना है कि उसको सीड जर्म को जो है कुछ मतलब लॉस ना हो, ठीक है, उसके सीड कोट को बस ये कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केरिफिकेशन इससे बोला जाता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन भी जो है सीड डॉर्मेंसी को ही ब्रेक करने के लिए है और जर्मिनेशन को प्रमोट करने का ही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये एक कोल्ड ट्रीटमेंट है, मतलब जिसे हम प्री चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है? एक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज़। स्पेसिफिक डिजीज़ से लड़ने के लिए हम लेते हैं ना वैक्सीन बॉडी में, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। फिर वैक्यूलाइजेशन है। तो इट इज़ द स्टेट और प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वैक्यूल्स। वैक्यूल फॉर्मेशन का ये स्टेप है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस के कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्कैरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क। सिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? सेरिसिन, केराटिन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन और आइजिन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेरिसिन है, ठीक है। और केराटिन जो होता है वो ह्यूमन स्किन, हेयर, नेल्स ये सब में प्रेजेंट होता है। और कोलाजन प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी में किस में प्रेजेंट होता है? बोन्स में, मसल्स, स्किन में, टेंडन्स में। और एल्ब्यूमिन जो होता है, तो अगर हम फूड में देखें कि कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, तो बीफ, मिल्क, एग्स, फिश ये सब में प्रेजेंट होता है। और आइजिन जो है वो राइस के प्रोटीन को ही कहा जाता है। और आइजिन तो ये सीड ऑफ राइस, राइस के सीड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज नॉन एज। पाइन एप्पल के फ्रूट को क्या कहा जाता है? सोरोसिस, पॉम, पेपो, बेरी, ड्रूप। तो
इसका आंसर है सोरोसिस। सोरोसिस कहा जाता है पाइनएप्पल के फ्रूट को। तो आप मतलब देख सकते हैं कि आप मतलब फ्रूट का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए इसके लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स देखते हैं। तो फ्रूट को जो है जनरली 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। तो सबका एग्जांपल याद होना चाहिए आपको कि मल्टीपल फ्रूट का जैसे एग्जांपल, एक मल्टीपल फ्रूट का भी टाइप है सोरोसिस और सैकोनस। तो सोरोसिस का एग्जांपल पाइनएप्पल है, सैकोनस का एग्जांपल फिग है। फिर सिंपल में अगर हम देखते हैं उसका भी 2 टाइप है, ड्रूप ड्राई और फ्लेसी फ्रूट, ठीक है। तो फ्लेसी का भी और आगे जो है क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें ड्रूप, बेरी, पेपो, पॉम, हेस्पेरिडियम आता है। तो ड्रूप का एग्जांपल है मैंगो, कोकोनट भी आता है। फिर बेरी का एग्जांपल टोमेटो है, पेपो का एग्जांपल गोड है, पॉम का एग्जांपल एप्पल है, पियर है, ठीक है। हेस्पेरिडियम का एग्जांपल ऑरेंज है। और फिर आगे आप ऐसे याद कर लीजिए। फिर जो इसका ड्राई का भी है, जो डेहिसेंट और इनडेहिसेंट टाइप अगर सिंपल का भी बांटते हैं तो उसका भी आगे। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए उसके लिए। इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको जितने भी फ्रूट्स हैं उसका पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लास्टली वन क्वेश्चन फॉर यू, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून इज़। तो सिल्क, जो कोकून से सिल्क को सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीलिंग, स्टिफलिंग, एरोइंग, रैबिंग। नन ऑफ दिस। ओके। सो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।